कैंप और बातें सीधे शुरू कर। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद, मेरे साथ नए सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो पहले चरण को लेकर जो वोटिंग है वो कल पूरी हुई है, लेकिन दूसरे चरण को लेकर इस वक्त प्रचार और प्रसार जो गुजरात विधानसभा चुनाव है वो चरम पर। बिल्कुल, तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं सुर्खियों की ओर। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार पहुंचा अंतिम दौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेज, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस और आप पार्टी ने भी झोंकी पूरी ताकत। गुजरात में पहले चरण के लिए कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर कल हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक करीब 60% वोटिंग। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। शाम 5 बजे थमेगा शोर। भाजपा, आप और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने में लगाई जी जान। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा दिव्यांग एथलीटों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए आज समावेशन संगोष्ठी का करेगी आयोजन। नाडा ने दिव्यांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता पर व्यापक मॉड्यूल किया विकसित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का किया संकल्प। सभी सहयोगियों ने युद्ध से उपजे आर्थिक संकट से निपटने पर दिया जोर। और व्हाइट हाउस में बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की घोषणा। कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुई 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी। वहीं दुनिया की नंबर 2 टीम बेल्जियम का भी विश्व कप का सफर थमा, जबकि जापान और मोरक्को ने नॉकआउट दौर के लिए किया क्वालिफाई। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिल्कुल, और बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जिसके दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे जनसभा करेंगे। दूसरी जनसभा दोपहर 12:30 बजे पाटन यूनिवर्सिटी मैदान पर होगी। तीसरी दोपहर 2:45 बजे आनंद जिले के सोजित्रा तहसील के सीबी पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल में होगी। चौथी और अंतिम सभा अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में स्थित विक्रम मिल परिसर में होगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो कि 16 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। गुजरात में दूसरे चरण के लिए कल प्रचार अभियान थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज 3 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। अमित शाह आज मेहसाणा के नुग्रह गांव में और दोपहर बाद मेहसाणा के ही विजापुर तहसील के गोविंदपुरा सर्कल पर सभा करेंगे। इसके बाद वे वडोदरा के रावणपुरा में रोड शो और शाम 7 बजे अहमदाबाद के चांदखेड़ा न्यू सीजी रोड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पुरुषोत्तम रूपाला वीरपुर, दमोह, खेड़ा और मेहसाणा में 4 जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेहसाणा जिले में 2 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मेहसाणा के कड़ी में रोड शो करेंगी और डीसा में जनसभा को संबोधित। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल, इमरान प्रतापगढ़ी सहित अन्य नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे।
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आज जनसभाएं करेंगे। साथ ही भगवंत मान का रोड शो का भी कार्यक्रम है। तो गुजरात में कल पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान 60% से अधिक मतदान हुआ। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। इनमें राज्य सरकार के मौजूदा 14 मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व गुजरात मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, 6 बार के विधायक रहे कुंवरजी बावलिया, गुजरात सरकार के ही गृह मंत्री हर्ष सांघवी, मोरबी से कांतिलाल अमरतिया, रीवाबा जडेजा, प्रमुख कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता रह चुके अर्जुन मोड़वाड़िया, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार यसुदान गढ़वी और गुजरात में आम आदमी पार्टी के राज्य के अध्यक्ष गोपाल इटालिया शामिल हैं। तो जैसे जैसे चुनाव चल रहा है, गुजरात विधानसभा चुनाव में डीडी न्यूज की टीम का सफर भी जारी है। वीरमगाम सीट काफी चर्चा में है। क्या हैं यहां के जनता के मुद्दे? चुनावी सफर में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने जानने की कोशिश की। गुजरात के चुनावी सफर में हम जगह जगह घूम रहे हैं। आज पहुंचे हैं विरमगाम। विरमगाम चर्चित है क्योंकि यहां से बीजेपी ने हार्दिक पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। हार्दिक पटेल गुजरात में चर्चित चेहरे हैं और इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, इस कठिन मानी जाने वाली सीट पर। बताइए कि क्या है यहाँ हार्दिक लड़ने के बाद क्या चर्चा हो रही है? बढ़िया हो रही है उसके लिए, तो हार्दिक के लिए अच्छा है। हाँ, हार्दिक बीजेपी लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे कि जीत जाएंगे। चुनौती कड़ी है क्योंकि यहाँ पर तो पिछली बार कांग्रेस जीती थी। पिछली बार हुआ लगा, इस बार नहीं होगा शायद। गाँव के लिए क्या मुद्दा है? यहाँ तो एक युवा उम्मीदवार है। यही मुद्दा है मेरे लिए कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप हो, मगर जो बढ़िया काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए ने। एबीवीपी भी वही कहती है कि आप उसी को वोट दो जो बहुत बढ़िया काम करे, वो चाहे बीजेपी हो कि कांग्रेस हो। एक युवा के तौर पर जो मौजूदा सरकार है उसको आप कहाँ आंकते हैं, कहाँ रखते हैं? युवा के हिसाब से तो देखने जाए तो अभी तो भाजपा को ही ज्यादा वोट की संभावना है, क्योंकि भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपकी दुकान है, अब काफी दल के लोग आते होंगे, बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, कौन ज्यादा आते हैं या फिर किसका जोर दे? विरमगाम के अंदर विकास चाहिए, जो गटर का है और रोड का है वो विकास चाहिए मेरे को। सभी लोग वो नाई की दुकान पे आते हैं, सभी लोग यही बोलते हैं कि गटर अच्छी नहीं है 25 साल से, रोड रास्ते अच्छे नहीं 25 साल से, वो बना दे। क्या चूंकि यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार था इसलिए, या फिर क्या आपको कहना? आप मतलब जीते कोई भी, आप कह रहे हो काम करा है? काम करना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए विरमगाम का। क्या लगता है, बहुत टक्कर वाली सीट है, बड़ा चर्चा है हार्दिक के लड़ने से आए विरमगाम? टक्कर तो ऐसी कोई है नहीं, काम अच्छा है तो आएंगे ही। तो कौन आएगा ये तो बताइए। नहीं, भाजपा का काम अच्छा है, कई जगह काम अच्छा है। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस वो तो है, भाजपा में कोई ऐसा अच्छा है था नहीं। तो हालात बदले हैं विरमगाम के, युवा है आप। हाँ जी, क्या बदला? हालात में ऐसा तो कुछ नहीं है, ऊपर भी भाजपा है तो फिर हम यही मांगेंगे कि नीचे भी भाजपा आ जाए, क्योंकि उससे काम होना चाहिए। कौन आएगा, हार्दिक या कांग्रेस? हार्दिक। हार्दिक। हाँ, भाजपा आएगी। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी। नहीं, अब के बार भाजपा आएगी। क्यों, वजह बताइए। हार्दिक पटेल है ना, हार्दिक पटेल हाँ, पाटीदार किसके साथ है? युवा नेता है, पूरी कौम उसके साथ है। क्या है जो दावा किया जा रहा है कि गुजरात बदला है, विकास पर बहुत आगे बढ़ा है? और विकास जो पानी, बिजली, वो सभी गाँव में भी सब कुछ सुविधा हो गई है। और यहाँ के जो लोग हैं खेतीबाड़ी वाले, बरोबर, उसको पानी की जरूरत है। और यहाँ जो उद्योग हुआ है, तो उद्योग के लिए इससे ऐसे ने वो सभी युवा है उसको रोजगार मिला है। क्या वजह है जो लोग कह रहे हैं हार्दिक पटेल सीट निकाल सकते हैं? पटेल नौजवान है और काम करने में सक्षम है और सबका काम करेंगे और ऐसा ही आदमी चाहिए। चुनावी सफर में विरमगाम की जनता से और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि विरमगाम में उनके मुद्दे क्या हैं और वो जो जीतेगा उससे क्या चाहते हैं, यानी अपने जनप्रतिनिधि से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो चुनावी सफर में हमारा सफर जारी है, किसी और दिन मिलेंगे दूसरी सीट पर, दूसरे शहर में। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, विरमगाम। तो हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त।
ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको उनके ज़रिए बताने की कोशिश करेंगे। पाटन से हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं और बनासकांठा से अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बनासकांठा चलते हैं। अभिषेक, पहले दौर का मतदान कल हो गया है, काफ़ी उत्साह आपने दिखाया भी वहाँ से, किस तरह से हमारे दर्शकों को कि कितने उत्साह से वहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर निकले, लोगों ने मतदान किया। और अब दूसरे चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए प्रचार कार्य अपने चरम पर पहुंच गया है। आज की अगर हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है गुजरात चुनाव में प्रचार कार्य के लिहाज से? बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए आज का दिन और कल का दिन दो ही दिन बचे हैं जिसमें कि जो भी राजनीतिक दल है वो अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगी, जो भी रैली है, रोड शो है, वो तमाम कर सकेंगी। और जो भी प्रमुख पार्टियां हैं राज्य के अंदर वो पूरे जोर शोर से जो है उनका चुनाव प्रचार भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जो है वो जनसभाएं कर रहे हैं इन सीटों के लिए, जिसमें कि बनासकांठा भी है। और बनासकांठा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि बनासकांठा में जो है 9 विधानसभा सीट है। 2017 की बात करें हम तो 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर 3 सीटें जीती थी, जबकि 6 सीट जो है वो कांग्रेस ने जीती थी। 2012 में जो है बीजेपी ने 4 सीट जीती, कांग्रेस ने 5 सीट जीती थी, लेकिन 2007 में बीजेपी ने यहाँ से 6 सीट जीती थी। ग्रामीण इलाका है, जैसा कि एक तर्क विशेषज्ञों का है कि जो ग्रामीण इलाके में है वहाँ पर जो है कांग्रेस मजबूत है। लेकिन जो इस क्षेत्र की बात करें तो इसका जो बॉर्डर है एक तरफ राजस्थान से लगता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है, तो काफी अहम इलाका है, एक अहम क्षेत्र है ये। और 9 विधानसभा सीट भी है। यहाँ के लोगों की जो मुख्य अगर हम बात करें तो या तो खेती बाड़ी है या फिर मवेशी पालन। और मवेशी पालन को बढ़ावा देने के लिए पिछले 2 दशकों के अंदर यहाँ पर काफी बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर जो डेयरी कल्चर है उसको काफी प्रोत्साहित किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को काफी प्रोत्साहित किया गया। जो यहाँ की महिलाएं हैं, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हर जगह जगह पर आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंतराल पर जो है आपको यहाँ पर डेयरी कल्चर नजर आएगा। कि यहाँ से जो बनास डेयरी का आपने नाम सुना होगा, काफी बड़ा डेयरी है, उसके कई नए जो संयंत्र हैं वो भी प्रधानमंत्री ने अभी इसी वर्ष जो है उसको भी इनॉग्रेट किया था। तो डेयरी कल्चर को बढ़ावा देना और खासतौर पर यहाँ की महिलाओं को सशक्त करना, यहाँ के लोगों की आमदनी को बढ़ाने का जो कार्य है वो पिछले 2 दशकों के अंदर यहाँ पर काफी देखने को मिला। लेकिन जहां तक मैं कल भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि सौराष्ट्र में भी विकास भी है और जातीय समीकरण से भी अछूता नहीं है, तो वैसा कुछ माहौल यहां पर भी देखा जा सकता है बनासकांठा के अंदर भी, कि यहां पर जो विकास है वो भी एक मुद्दा है और साथ साथ जातीय समीकरण को साधने की जो कोशिश रही है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर हम यहाँ पर देखें, जो पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो बदलाव आए हैं उसमें कनेक्टिविटी की बात कर ले, लोगों की आमदनी बढ़ाने की बात कर ले, क्योंकि बैरन लैंड है यहाँ पर, बैरन लैंड होने के बावजूद जो है यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है, नहरों के द्वारा यहाँ पे पानी लाया गया, तो बदलाव काफ़ी है, लोगों का मिजाज भी बदला है। लेकिन अभी लोग मतदाता का इस बार क्या रुख रहेगा ये तो अब 5 दिसंबर को ही पता चलेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए अभिषेक हमारे साथ पाटन से, क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। अगर पाटन का जिक्र किया जाए, किस तरह का चुनावी मूड आप वहां पर देख पा रहे हैं? और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से हमने कल बहुत उत्साहजनक मतदान देखा, एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री का रोड शो रहा 50 किलोमीटर लंबा, अपने आप में चुनावी प्रक्रिया में सबसे अहम। ये देखिए, कल जो मतदान प्रतिशत रहा जरूर फर्स्ट डिवीजन हम कह सकते हैं, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले जो उम्मीद थी उसमें थोड़ी सी कसर रह गई। जो उम्मीद थी कि 75% तक मतदान कई जगहों पर जाएगा, वैसा होता नहीं दिखाई दिया। दूसरे चरण में अब इस बात की कोशिश होगी कि जो एक कसर रह गई पहले चरण में मतदान प्रतिशत को पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ाने की, उसमें और प्रयास किया जाए जिससे जनता घरों से और एक्सटेंशन यानी 76% के आसपास मतदान जिलों में हो सके, उस और प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप पाटन का जिक्र कर रहे थे। पाटन में अगर चुनावी गणित को देखें तो जो 4 प्रमुख विधानसभाएं हैं, हम देखते हैं कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। पिछले 2 चुनावों के जो नतीजे हैं उसमें कभी बीजेपी जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है, तो एक सीधा मुकाबले की स्थिति हम पाटन और उसके आसपास की विधानसभाएं, पाटन जिले और आसपास जो अन्य जिलों की विधानसभाएं हैं उस पर देखते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वो अपनी जगह बना पाए, लेकिन इधर उत्तर गुजरात में उतना हमें एक तरह से देखें आम आदमी पार्टी का प्रचार भी नहीं दिखाई देता।
और उतनी चर्चा भी नहीं होती जितनी जो थोड़ी बहुत चर्चा हमने पहले चरण में देखी थी, उतनी भी चर्चा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को इधर नहीं मिल रही है। तो हम ये मान रहे हैं कि सीधा मुकाबला उत्तर गुजरात की तमाम सीटों पर, पाटन की 4 विधानसभा सीटों सहित एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। पाटन एक उत्तर गुजरात का हम कह सकते हैं कि प्रमुख जिला भी है, शहर भी है। तो निश्चित तौर पर जो शहर से जुड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर लोग बात करते हैं, क्या काम हुआ है, कैसे काम की रफ्तार तेज की जा सकती है। और साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में जब भी हम जाते हैं तो हर जगह कमोवेश गुजरात में कहीं पर इस बात को बहुत प्रमुखता से, कहीं पर इसे स्वीकार किया जाता है कि एक जो सबसे बड़ी समस्या थी गुजरात की 2 दशकों पहले, वो थी पानी की उपलब्धता। अभी बनासकांठा से हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, उसे रेगिस्तान जैसा इलाका कहा जाता था। आज वहाँ पानी की सिंचाई के जरिए ऐसी फसलें होती है जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हल हुई है। उससे आम लोगों का जो जीवन है, खासतौर पर जो महिलाओं का जीवन है, जो कई किलोमीटर पानी लाने जाती थी, उनका जीवन आसान हुआ है। वो आप चाहे बनासकांठा में देखें या पहले चरण में जहां पर मतदान हो चुका है कच्छ में देखें, और पाटन और उसके आसपास के इलाकों में भी देखें कि पीने के पानी की सुविधाएं बढ़ी है। तो वो हम एक तरह से देखें, पूरे गुजरात में उस पर चर्चा होती है कि इस समस्या को तकरीबन खत्म कर दिया गया और पानी की उपलब्धता, चाहे पीने की पानी की हो चाहे सिंचाई की पानी की हो, वो बढ़ी हो। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि सहकारिता का जो सफल मॉडल है उसमें गुजरात अग्रणी है। तो जैसे बनासकांठा में वो बनास डेयरी की चर्चा हो रही थी, उस तरह से हम देखते हैं कि आनंद हो, अमूल डेयरी हो, तो इस तरह से सफल मॉडल जिसमें किसानों की आय बढ़ाने पर काम हुआ है और उसको लेकर एक बहुत बड़ा विस्तार हम बीते 5 वर्षों में देखते हैं। तो ठीक है शैलेंद्र, जो आप बात बता रहे हैं ये लोग वहां पर स्वीकार भी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोग स्वीकार भी करते हैं कि लगातार गुजरात में विकास होते रहा है, लोगों की सहूलियत के लिए जो कुछ किया जाना है वो लगातार होते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें 2017 की, हम बात करें 2017 में विकास के अलावा कुछ अन्य चीजें भी वहां पर थी, चाहे वो पाटीदार आंदोलन की बात करें, और इस बार ये सब कुछ वहां पर नहीं है। इसका क्या कुछ फर्क देख रहे हैं आप इस चुनाव पर? देखिए चंद्रशेखर, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी भ्रमित नजर आती है कि किन मुद्दों पर वो राज्य की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करे। यही वजह है कि वो बीजेपी पर आरोप लगाते लगाते केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, महंगाई की ज्यादा बात करती है, रोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती है। इसके साथ ही साथ निजी टिप्पणियां मधुसूदन मिस्त्री हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, आपत्तिजनक प्रधानमंत्री के खिलाफ करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि किन मुद्दों का इस्तेमाल किया जाए, किन मुद्दों को जनता के सामने रखकर सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाए। तो वो मुद्दे शायद मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि पिछली बार पानी का कुछ इलाकों में बहुत बड़ा मुद्दा था, पाटीदार आंदोलन का एक बहुत प्रभाव था और उसको लेकर बीजेपी को घेरने की बड़ी कोशिश हुई थी, और कांग्रेस पार्टी तमाम अन्य मुद्दों को लेकर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश करती नजर आ रही थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बड़े नेता तो चुनिंदा सभाएं ही सिर्फ कर रहे हैं और उस तरह से राज्य सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। तो ऐसे में कैसे ज्यादा बड़े लोगों के लिए काम हुआ है, आम लोगों के लिए काम नहीं हुआ है। महंगाई और रोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों को कोसने या घेरने का काम करती हुई कांग्रेस दिखाई देती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक खास तौर पर जो फर्क हमने देखा वो ये था कल कि किस तरह से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, ये जो युवा है, वो बेहद जागरूक नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका पाटन से, और अभिषेक सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के उस पार कई अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हम आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत नया सवेरा में। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर दिल्ली नगर निगम से जुड़ी हुई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में कोई कमी ना रह जाए। सभी प्रत्याशी शीर्ष नेताओं के साथ डोर टू डोर रैली और सभाएं कर रहे हैं। आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 3 तारीख को सभी पार्टियां घरों के अंदर वोटरों से मिलकर उनसे बात करेंगी। 4 तारीख को मतदान होगा और 7 तारीख को वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में 3 तारीख से 7 तारीख तक दिल्ली में शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। बीजेपी की तरफ से अनुराग सिंह ठाकुर 5 सभाएं करेंगे और कई नेता अलग अलग बोर्ड में होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विशेष नेता अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी घमासान में
आखिरी दिन प्रचार करते दिखेंगे। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। मुकेश, तो इस पर के एमसीडी चुनावों में हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए भी खास क्योंकि जो एकीकरण किया गया है एमसीडी वार्ड्स को लेकर, किस तरह का मिजाज है जनता का? बिल्कुल आंचल, ये एकीकरण जो किया गया है इसका मकसद है कि जो भी चुनाव के लिए पैसा आए, जो भी चुनाव का जो ऊपर से पैसा आता है वो कई बार राज्य सरकार के पास फंस जाता है, नीचे नहीं आता। जैसे एमसीडी ने बार बार चुनाव आरोप लगाया था राज्य सरकार पर कि उन्होंने उनके जो भुगतान है वो नहीं दिए और इसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो ये पैसा अब एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में ऊपर से नीचे आए, जैसे केंद्र सरकार में किसानों को पैसा उनके खाते में जाता है, कोई भी उसमें घपला ना हो, कोई भी पैसा कहीं रुके ना। जैसे पहले सुनने में आया था जब राजीव गांधी पैसा भेजते थे वो कहते थे 100 रुपए भेजते थे तो 15 ही रुपए मिलते थे। वो तमाम चीजें खत्म करने की कोशिश की गई, केंद्र सरकार ने किसानों के खातों में वो पैसा सीधे पहुंचाया और उसी तरकीब को लेकर के एकीकरण कर दिया गया कि अब जब एक मेयर होगा तो उस पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी होगी और उससे ही जवाबदेही मांगी जाएगी। उसका भी उप राज्यपाल के साथ पूरा का पूरा तालमेल होगा और वो देखेंगे कि कैसे उस फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको लेकर के इसको एकीकरण किया गया और साथ ही साथ जो अब चुनाव का माहौल है, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएंगे। ऐसे में दिलचस्प हो जाता है आज का ये जो कैंपेन है सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए, उनके प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि आज सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सुबह से ही सभी डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं, सभाएं कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को हर एक मतदाता को टच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ये बताया जा सके कि जो भी पार्टी प्रदेश में आने वाली है या आने चाहती है वो कैसे काम कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर ला रखा है। लेकिन इस त्रिकोणीय अगर बात करें कि इस त्रिकोणीय मैच में जो जीत के लिए दो पार्टियों के नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस कुछ सीटों पर जरूर बढ़त बनाएगी या जीत हासिल करेगी, लेकिन जो 1-to-1 है वो इन दोनों पार्टियों के बीच में। ऐसे में शीर्ष नेता मुकाबले में उतरे हुए हैं अपने अपने प्रत्याशियों के साथ। मुकेश, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं दिल्ली की पार्टी मानी जाती है और दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ है। ऐसे में एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा प्रतिष्ठा का ये विषय बना हुआ है? जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आम आदमी पार्टी जिस तरह से विधानसभा में पिछले दो बार से यहाँ पर है, दूसरा टेन्योर उनका चल रहा है। ऐसे में उनके लिए निगम में आने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे ओवरकम करे, क्योंकि 15 साल उन्होंने भी एमसीडी में अपना दमखम दिखाया, 15 साल वो यहाँ पर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होगा उनके लिए एमसीडी के कामों को सिरे से नकार देना या कुछ काम नहीं हुआ है। और जो पार्टियों ने काम किया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर कैंपेन में अपने अपने कामों की गिनती करवाने की कोशिश कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि उनके द्वारा किए गए कामों से कैसे फायदा हुआ, कैसे लैंडफिल का कचरा कम करने की कोशिश की गई, कैसे ओपन जिम लगाए गए, कैसे लोगों को शिक्षा व्यवस्था में सहूलियत दी गई, वो तमाम चीजें। मुकेश, संक्षेप में बता दीजिएगा कि कांग्रेस उस तरह से नहीं दिख रही है क्या भीतर खाने कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का भी अच्छा खासा कभी बेस था दिल्ली के अंदर, तो कांग्रेस का प्रचार कैसे चल रहा है? मैंने आपको बताया चंद्रशेखर, कुछ इलाकों में ही कांग्रेस का जो प्रचार है वो देखने को मिला, बाहरी दिल्ली की तरफ कुछ देखने को मिला, कुछ शाहबाद के आसपास में जो कैंडिडेट है वहीं उनका दमखम देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 6 सीटों पर उनको कहीं ना कहीं जीत मिल सकती है, लेकिन वो जोर और वो अभी कांग्रेस की जो लय है वो आनी बाकी है, उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में जो फाइट ठीक है मुकेश, क्योंकि कई सारी अन्य खबरें भी हैं हमें दर्शकों तक पहुंचानी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया मुकेश। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की, जो दिव्यांग एथलीटों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए आज समावेशन संगोष्ठी का आयोजन करेगी। खेल विभाग में सचिव सुजाता चतुर्वेदी, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के एशिया ओशनेशिया क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधक केनी ली संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। नाडा ने दिव्यांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता पर व्यापक मॉड्यूल विकसित भी किया है।
भारत बायोटेक की कोरोना से लड़ने वाली दुनिया की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की मंजूरी मिल गई है। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रतिबंधित उपयोग यानी हेट्रोलॉगस बूस्टर के लिए मंजूरी मिली है। हेट्रोलॉगस बूस्टर यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन डोज के तौर पर ले चुका हो तो उसे भी ये विशेष इंट्रानेशनल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थानों की समितियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि इस वैक्सीन के लिए उत्पाद विकास और क्लिनिकल परीक्षणों का खर्च कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने वहन किया। वक्त ब्रेक का और आइए बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम में छठे जत्थे के रूप में शिक्षकों का समूह आया है। काशी के शिक्षकों में उनको लेकर बहुत उत्साह है। इस पर काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी से खास बातचीत की डीडी न्यूज ने। काशी तमिल संगमम में इस बार जो समूह आया है वो शिक्षकों का है और शिक्षकों में जो कि खुशी की लहर है, उत्साह है। शिक्षक प्लेटफॉर्म पे गए, स्टेशन पे गए, उनका स्वागत करने के लिए परंपरागत तरीके से स्वागत किया। हमारे साथ कुलपति हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, ये भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी। ये शिक्षकों का जो दल आया है सर, समूह आया है काशी में, आप लोग सर इसको कैसे देखते हैं? और काशी विद्यापीठ चूंकि शिक्षकों की यहाँ पे संख्या है तो इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है जो ये हमारा काशी तमिल संगमम शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत एक राजनीतिक परिदृश्य से हुई जिसमें हमारे अपने सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी और वहाँ के अलैया राजा जी और ये सारे लोग आए जो वहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं और एक साझे प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं काशी की, पूर्वांचल की और तमिल की और उनका विगत काल में क्या क्या संबंध रहा है, इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया। उसी के साथ साथ जो एक समन्वय शुरू हुआ, शैक्षणिक समन्वय, उसमें पहली सोपान में कला का समन्वय हुआ। जो हमारे कलाकार थे, हमारे बनारस के कलाकार थे, वो कलाकार वहाँ के थे, उनके बीच की एक तालमेल जुगलबंदी चली। तीसरे सोपान में हमारे वहाँ के कुछ विद्यार्थी आए हुए थे, उन्होंने इंटरेक्शन किया। वो इंटरेक्शन देखिए काशी विद्यापीठ के स्तर पे भी रहा। बच्चों, यहाँ तक कि जो हमने पुस्तक प्रदर्शनी लगाई थी इस अवसर पे तमिल साहित्य से संबंधित, कुछ विद्यार्थी आके वहाँ तक भी आए और उन्होंने हमारे काशी विद्यापीठ की जो धरोहर है, जो हमारा इतिहास है, उसमें भी अपनी काफ़ी अभिरुचि दिखाई। और अब ये तीसरा जो काम, कल हम उसी अपनी एक दूसरा कार्यक्रम हमारा चल रहा था भारतीय भाषाओं के ऊपर, उसी बीच में हमारे कुछ अध्यापकों ने ही ये बात पॉइंट आउट की कि आज 300 कुछ टीचर्स तमिलनाडु से आने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब एक ऐसी पॉजिटिविटी पैदा हुई है जो संभव कई लोग बार बार कहते हैं कि केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जिस तरह का आलाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जिस तरह तमिल के विभिन्न लोग, वो भले ही कलाकार हों, राजनीतिक लोग हों या फिर हमारे अपने प्रदेश के राजनीतिक लोग हों, जिस तरह वो काशी विद्यापीठ को भी निरंतर इसके बीच में लेके आ रहे हैं, या हमारा मीडिया हो, मीडिया ने भी काशी विद्यापीठ को इस मामले में पूरा सहयोग दिया है कि यहाँ पे जो हमारी गतिविधियाँ हुई हैं उनको ना केवल प्रदेश स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे उन सबका पूरा कवरेज मिला है। शिक्षक यहाँ के जाकर उन शिक्षकों से मिल रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो अपने सेमिनार को छोड़कर कम करके साठ करके गए प्लेटफॉर्म पे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और वहाँ पे स्वागत किया। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और वाराणसी से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकेश। सुप्रभात आपको। तो जिस तरह से काशी तमिल संगमम में तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनका आना जाना जारी है और सबसे अहम बात है कि अब जो शिक्षक है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। छात्रों को तो हमने देखा ही, किस तरह का उत्साह वहां पर है इस काशी तमिल संगमम में, दो संस्कृतियों का मेल। को काशी के हनुमान घाट से, जैसा कि आपने पूछा कि शिक्षक जो यहाँ पे आए हैं किस तरह का उत्साह है, देखिए मैं हनुमान घाट पे हूँ। कल जो शिक्षकों का दल आया यहाँ पे, पहले जो जैसी योजना है हर ग्रुप के लिए
कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन करने जा रहे हैं, फिर काल भैरव जा रहे हैं, शाम के समय क्रूज से उन लोगों को जो घाट के दर्शन कराया जा रहा है और गंगा आरती दिखाई जा रही है, गंगा दर्शन कराया जा रहा है। तो ये शिक्षकों का जो समूह है उनकी एक दिन की जो शुरुआत के दिन का है वो पूरा हो गया कल। आज सुबह हनुमान घाट पर वो लोग आए गंगा स्नान के लिए और हनुमान घाट पे ही वहाँ पे सुब्रमण्यम भारती जी का आवास है जहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी रहकर। वहाँ पे ये प्रक्रिया बनाई गई है, परंपरा जैसा है इन समूहों के लिए कि जब ये यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं उसके बाद सुब्रमण्यम भारती जी के आवास को देखने जाते हैं और वहाँ बगल में ही सुब्रमण्यम भारती जी की एक प्रतिमा है, उस पर भी लोग जा रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये आज सुबह का जो कार्यक्रम शिक्षकों का है वो यही अभी हुआ है। इसके बाद आज BHU में शिक्षकों के लिए MP थिएटर में जहाँ मुख्य आयोजन चल रहा है वहाँ पे शिक्षकों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार भी शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पे। तो और जो यहाँ काशी के शिक्षक है केवल BHU के ही नहीं, तो यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है और सारनाथ में एक तिब्बतियन उच्च शिक्षा संस्थान है। ये जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके चाहे छात्र हों चाहे शिक्षक हों वो MP थिएटर में पहुंच रहे हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी लोग दर्शक के तौर पे पहुंच रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो यहाँ के स्कूल्स हैं जी उनके बच्चों को स्कूल ले आके दिखा रहा है, जो भी वहाँ पे चित्र प्रदर्शनी लगी है, स्टॉल लगे हैं। जी चंद्रशेखर। हरिकेश, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये इतना लंबा वहाँ पर आयोजन चल रहा है काफी दिनों से, तो पूरा जो काशी शहर है काफी जीवंत शहर है, उस शहर के अंदर काफी कुछ माहौल किस तरह का है ये हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए ये मैंने आपसे बताया ना कि उत्साह है और कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे जैसे घाट पे जो लोग नौका चलाते हैं वो हों। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज चंद्रशेखर, चूंकि आप भी काशी से परिचित हैं, घाट से भी परिचित हैं, यहाँ पे जो घाट पे लेमन टी बेचते हैं सुबह के समय, सूर्योदय के समय ही आकर्षण होता है घाट का। अभी एक बच्चा जो है वो युवा घाट पे लेमन टी बेच रहा था। वो लोग जो आते हैं उनसे वो इंटरेक्ट करते हैं और वो कुछ तो वो लोग लगभग हर जो भाषा है उसको जानते हैं वो। तो वो सबसे अच्छी चीज यही है कि घाट पे जो लोग हैं वो उनके भाषा से परिचित हैं और वो उनको उनकी भाषा में ही चीजों को समझा पाते हैं। तो ये एक अच्छी आप कह सकते हैं आदान प्रदान है एक तो घाट पे। उसके अलावा जो जहां भी ये लोग जा रहे हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जा रहे हैं, तो लोगों में उत्सुकता है, उत्साह है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इन लोगों को आदर सत्कार कर रहा है। विश्वनाथ मंदिर में इनके दर्शन के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है, साथ में ही वहाँ पे दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था। तो बिल्कुल हम हरिकेश देख सकते हैं कि जो एक भावना है वहाँ जाते हैं बिल्कुल भावना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना जैसे जी बोलिए। जी अतिथि देवो भव का भाव तो है ही, चूंकि वाराणसी से सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सोच है। और यहाँ पे एक आंचल मैं आपको बताऊं, एक अच्छी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री कोई आह्वान करते हैं और ये जब हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं तो ये साफ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ के जो व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, इन लोगों ने पिछला जो ग्रुप आया था वो व्यवसायियों का था, उद्यमियों का था। उनके स्वागत में, उनके सत्कार में वो ये बात कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जब कोई काम करते हैं तो उसका लाभ जो है वो, उनकी सोच ऐसी है कि वो दूरदर्शी हैं, तो उसका लाभ जो है हर किसी को मिलता है। जैसे कि हम व्यवसायियों को लाभ मिला इन लोगों से इंटरेक्शन करके, इन लोगों ने जो चीजें बताई उसको हम लोगों ने समझा। चूंकि बहुत सी समानताएं हैं हमारे उत्पादों में, हमारे व्यवसाय में, तो चूंकि तमिलनाडु व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों से बहुत अग्रणी है, इस बात को स्वीकार किया व्यवसायियों ने और कहा कि हम इसका लाभ तो आप कह सकती हैं कि समाज में, वाराणसी में, काशी में रहने वाले लोगों में कोई ऐसा नहीं है जिसको कि इसका लाभ। और सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है आंचल, मैं आपको बताऊं कि लोगों को इसके बारे में जानकारी है। आप किसी से भी चर्चा करेंगी, स्टूडेंट से भी अगर आप पूछेंगी तो उन्हें भी पता है। और वो ढेर सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्कूल के लोग लेके आ रहे हैं, टीचर्स लेके आ रहे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट वहां पे
एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है नेशनल बुक ट्रस्ट ने कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों बिल्कुल को तो बिल्कुल काशी भाव और एक ही तमिलनाडु है से जिसका कनेक्ट जिक्र करने हम के लिए। लगातार कर रहे हैं अपने तो शो के जरिए कि चाहे हम वणक्कम काशी बोलें, चाहे हम सुप्रभात काशी बोलें, वो श्रेष्ठता और साथ ही साथ एकाग्रता का भाव एक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश, समय हमारे पास कम है लेकिन आगे भी आपसे काशी तमिल संगमम को लेकर चर्चा होती रहेगी। बिल्कुल, आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना को लेकर। तो देश के हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले खंडवा में भी हजारों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। देखते हैं जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले खंडवा में पूनम चंद्र मालवीय हों या इन जैसे हजारों मरीज केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश भर में लाखों पात्र परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा रहे हैं। देश भर में चयनित अस्पतालों में इस योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी योजना है और इसमें बहुत अच्छा इलाज होता है। और ये कार्ड अभी बनवाया, मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ जे मेमोरियल अस्पताल में और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी से इलाज किया और कोई प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। और यह मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोदी जी को और शिवराज जी को, जिन्होंने ये योजना को गरीबों तक पहुँचाने में अथक प्रयास किया। आयुष्मान जो प्रधानमंत्री का है, इसमें फ्री शुल्क होता है, इसमें भोजन का भी दिया जाता है और पूरी प्रोसेस पूरी रहती है। अपना आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है सर जी। अगर मैं यदि कभी बाहर का इलाज करवाता सर जी तो 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाता है सर जी, और यहाँ पे इतना सही इलाज हो रहा है। इससे हमको लाभ तो बहुत मिला, पूरा है ना फ्री इलाज हुआ हमारा और कोई तकलीफ भी नहीं हुई है। और यही इलाज अगर बाहर करवाते तो 50-60 हज़ार खर्चा बैठता। मेरा यहाँ आयुष्मान कार्ड के तहत आंखों का ऑपरेशन हुआ है, निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान भारत योजना को समाज के कमजोर वर्ग के लिए वरदान मानते हैं। उन्होंने सभी पात्र लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की ताकि विपरीत समय पर योजना का लाभ उठाकर निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आयुष्मान योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, खास तौर से जो वर्ष 2011 की जनगणना की आर्थिक जनगणना की सूची में हैं, वो इसके पात्र हैं। साथ ही जो संबल योजना के हितग्राही हैं या जो खाद्यान्न पर्ची जिनके पास है, वो सभी इसके पात्र हैं। इस योजना का लाभ यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित होता है, बीमार होता है, तो पूरे वर्ष में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क उसका होगा। आयुष्मान भारत योजना के शुरू होने के बाद से देश भर में ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। निर्धन और गरीब परिवारों के लिए ये स्वास्थ्य योजना किसी वरदान से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। हवाई सफर करने वालों को अब एयरपोर्ट पर अब न तो पहचान पत्र दिखाने की जरूरत होगी और न ही बोर्डिंग पास। देश के 3 शहरों में डीजी यात्रा ऐप की शुरुआत हुई है, जिसमें यात्री अपने आधार कार्ड और फोटो को अपलोड कर सीधे अपने चेहरे की पहचान से हवाई अड्डों पर प्रवेश कर सकेंगे। इससे समय की काफी बचत होगी और प्रवेश पेपरलेस होगा। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 दिसंबर से डीजी यात्रा की शुरुआत कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों से शुरू की है। This will provide a huge fillip to passenger service, passenger operability and passenger convenience in the days to come. डीजी यात्रा का मतलब है कि अब आपको डीजी यात्रा एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, उसको अपने आधार से जोड़ना होगा, एक आपको अपनी फोटो यानी सेल्फी फोटो लेनी होगी और उसके बाद सीधे आप जब अपने एयरपोर्ट पे आएंगे ना तो आपको बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत है और ना ही किसी भी तरीके के पहचान पत्र को दिखाने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक 50% समय की बचत होगी देश के अंदर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को। इसके दूसरे चरण की शुरुआत मार्च 2023 में होगी, जिसमें विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे के हवाई अड्डों पर भी डीजी यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। डीजी यात्रा ऐप का मकसद यात्रियों के सफर को आसान और प्रोसेस को पेपरलेस बनाना है। जो भी आप इंफॉर्मेशन अपनी देंगे 24 घंटे पहले डीजी यात्रा के माध्यम से, वो इंफॉर्मेशन आपकी यात्रा खत्म होते ही अपने आप डिलीट हो जाएगी। इसीलिए अगर आपकी जितनी भी जानकारियां हैं, डेटा इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे हाथों में नहीं जाएगा, पूरी तरीके से वो सुरक्षित भी रहेगा। अपने कैमरामैन एस जयशंकर के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं वाराणसी एयरपोर्ट में पैसेंजर की एंट्री का तरीका भी हाईटेक हो गया है। जगह जगह लाइन में अब आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, सिर्फ चेहरा और टिकट दिखाकर सीधे एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। दरअसल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश में पहली बार सिर्फ 3 एयरपोर्ट पर पेपरलेस डीजी जर्नी सर्विस शुरू की। इसमें यूपी से इकलौता एयरपोर्ट वाराणसी है। इस हाईटेक सर्विस में आपका यानी पैसेंजर का चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। इसके अलावा पैसेंजर्स को बार बार डॉक्यूमेंट्स दिखाने और चेकिंग कराने की झंझट से राहत मिल जाएगी। और आइए अब चलते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की ओर। तो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष 9 महीने से ज्यादा समय से जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया। जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रों से यूक्रेन में व्यापक रूप से प्रलेखित अत्याचारों और युद्ध अपराधों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया गया। बैठक में सभी सहयोगियों ने युद्ध से उपजे आर्थिक संकट से निपटने पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में इस मामले को लेकर बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। 2021 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद बाइडेन मैक्रों की पहली अमेरिकी यात्रा की मेजबानी कर रहे हैं। आपने देखा जब मैक्रों आ रहे थे, उन्होंने पत्रकारों को नमस्ते बोला, तो भारतीय संस्कृति कितना फल फूल रही है, ये इसका एक उदाहरण है। और आइए अब कारोबार की खबरों की ओर चलते हैं। बात जीएसटी को लेकर, तो देश में जीएसटी राजस्व नवंबर महीने में सालाना आधार पर 11% बढ़कर करीब 1.46 लाख करोड़ रुपए रहा। ये लगातार 9वां महीना है जब जीएसटी का जो कर है, अगर उसके राजस्व का जिक्र करें तो 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस साल नवंबर महीने में जीएसटी राजस्व पिछले साल के समान महीने के मुकाबले 11% अधिक है। नवंबर 2022 में ये 1,31,526 करोड़ रुपए था। और आइए अब खेल की खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं।
कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में गुरुवार का दिन बेहद रोमांचक रहा। फीफा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज बेल्जियम की टीम फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गई है। बेल्जियम ने क्रोएशिया का साथ ग्रुप एफ के अपने अंतिम मुकाबले में ड्रॉ खेला। बेल्जियम को विश्व कप में आगे बढ़ने के लिए किसी भी हाल में जीत की आवश्यकता थी। गौरतलब है कि बेल्जियम की टीम पिछले साल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी। बेल्जियम की इस टीम में कप्तान एडेन हैजार्ड, दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर में से एक केविन डी ब्रुइन, स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू और गोलकीपर थिबाउट कोर्तवा सहित कई स्टार खिलाड़ी हैं। इस कारण इस टीम को बेल्जियम के फुटबॉल इतिहास में गोल्डन जनरेशन कहा जा रहा था। वहीं 4 बार की विश्व विजेता टीम जर्मनी भी कतर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। हालांकि जर्मनी ने ग्रुप ई के अपने अंतिम लीग मैच में कोस्टारिका को 4-2 से हराया, लेकिन इसके बावजूद भी वो नॉकआउट दौर में जगह बनाने में नाकाम रही। जर्मनी को नॉकआउट में पहुंचने के लिए जीत के साथ बेहतर गोल अंतराल की भी जरूरत थी। टीम ने जीत तो हासिल की, पर टीम स्पेन से गोल अंतर से पीछे रह गई और तीसरे स्थान पर रही। जर्मनी और स्पेन के 4-4 अंक थे। गौरतलब है कि 2018 के बाद जर्मनी लगातार दूसरी बार नॉकआउट दौर में पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी। जापान ने विश्व कप के ग्रुप ई में स्पेन को 2-1 से हराकर अंतिम 16 की टीमों के नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। स्पेन की टीम अल्वेरा मोराटा के गोल से 1-0 से आगे थी, लेकिन 48वें मिनट में रित्सु के गोल से जापान ने 1-1 से बराबरी कर ली। वहीं 51वें मिनट में तनाका के गोल की मदद से जापान ने 2-1 की बढ़त भी हासिल कर ली। स्पेन जर्मनी के एक समान 4 अंक थे, पर स्पेन ने 9 गोल किए, जबकि उसके खिलाफ 3 हुए थे। जर्मनी ने 6 गोल किए और 5 उसके खिलाफ हुए। ऐसे में स्पेन का गोल अंतराल बेहतर था। इस लिहाज से जापान और स्पेन अंतिम 16 में जगह बनाने में कामयाब रहे। और फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एफ में मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मोरक्को की टीम ने नॉकआउट में अपना स्थान पक्का कर लिया। वह 1986 के बाद पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। मोरक्को को आगे बढ़ने के लिए इस मैच में जीत या ड्रॉ की आवश्यकता थी। वह ग्रुप में 3 मैचों में 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। स्टार खिलाड़ी हाकिम जीएच और यूसुफ एन नेसरी के गोल की बदौलत मोरक्को की टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और आइए अब बात करते हैं सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलते हैं एलिफेंटा की गुफाओं के सफर पर, जो कि महाराष्ट्र राज्य के मुंबई बंदरगाह के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं से मिलकर बनी हैं। 5वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान बनी इस गुफाओं में मंदिर का अधिकांश भाग भगवान शंकर को समर्पित है। ये है एलिफेंटा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र राज्य में मुंबई बंदरगाह के घारापुरी यानी गुफाओं के शहर में हैं। ये गुफाएं एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। ये बेहद खूबसूरत और दर्शनीय एलिफेंटा की गुफाएं मध्ययुगीन काल से रॉक कट कला और बेहतरीन वास्तुकला का एक शानदार नमूना पेश करती हैं। एलिफेंटा गुफा को मूल रूप से घारपुरची लेनी के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं से मिलकर बनी हैं। 5वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान बनी इस गुफा में मंदिर का अधिकांश भाग भगवान शंकर को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाओं को 2 समूह में बांटा गया है, जिसका पहला भाग हिंदू धर्म से संबंधित 5 गुफाओं में बटा हुआ है, जबकि दूसरा भाग बौद्ध धर्म से संबंधित 2 गुफाओं का एक समूह है। एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में साल 1987 में शामिल किया गया था। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एक शानदार नौका यात्रा के जरिए एलिफेंटा की गुफा तक पहुंचना आपके लिए एक शानदार अनुभव होगा। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात विज्ञान जगत की। साइंस हब के इस अंक में आज हम जानेंगे एन-नोज टेस्टिंग किट के बारे में। ये दुनिया का पहला टेस्टिंग किट है जो पैंक्रियाटिक कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में ही लगा सकता है। इसे जापान की एक बायोटेक फर्म के वैज्ञानिकों ने बनाया है। ऐसा कहते हैं कि बीमारियों का पता जितनी जल्दी लग जाए उनका इलाज करना उतना ही आसान हो जाता है, पर कुछ बीमारियों का पता शुरुआती तौर पर नहीं लगता। इन्हीं में से एक है पैनक्रिएटिक कैंसर। पर अब जापान की एक बायोटेक फर्म के वैज्ञानिकों ने एक एन-नोज टेस्टिंग किट तैयार की है जिसमें नेमाटोड वर्म्स के जरिए पैनक्रिएटिक कैंसर का शुरुआती स्टेज पर पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट में मरीज एक अलग तरीके के मेल के जरिए लेबोरेटरी में अपना यूरिन सैंपल भेजते हैं, जिसके बाद इसे नेमाटोड की प्रजातियों के साथ पेट्री डिश में रखा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जीवों को साइंटिफिकली सी एलिगेंस के रूप में जाना जाता है। ये अपनी नाक की मदद से कैंसर कोशिकाओं में बीमारी का पता आसानी से लगा सकते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर को शुरुआती तौर पर नहीं जांचा जा सकता था और इसके लिए दुनिया में कहीं भी कोई तरीका नहीं था। पर पिछले साल से चल रहे इस प्रयोग में हमने कह दिया था कि एन-नोज काम करेगा। आखिरकार अब हमने दुनिया की पहली टेस्ट किट बना ली है जिससे पैंक्रियाटिक कैंसर की जांच शुरुआती तौर पर हो सकती है। कंपनी ये टेस्टिंग किट 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंचाना चाहती है और फिर धीरे धीरे सारी दुनिया तक। यह आविष्कार मेडिसिन की दुनिया में एक नए बदलाव को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान देख लेते हैं। तो नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जैसा कि हमारी रवायत है, आपको जाने से पहले हम कुछ दृश्य दिखाएंगे। न्यूयॉर्क सिटी के बड़े बड़े स्टोर्स की झलकियां जो कुछ हफ्तों में आने वाले क्रिसमस जो त्योहार है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आप इन दृश्यों को देखिए और हमें दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। हमें दीजिए इजाजत।
नया सवेरा के प्रायोजक